मुंबई, इस शहर की धड़कनें स्टील और शीशे की बनी हैं और इन धड़कनों का बादशाह था अद्विक मल्होत्रा। 32 साल का अद्विक मल्होत्रा ग्लोबल का मालिक और सीईओ। उसने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी थी। शून्य से शुरू करके उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जिसकी चमक दुनिया की आंखों को चौंधिया देती थी। अद्विक के लिए दुनिया एक बाजार थी और हर चीज की एक कीमत होती थी। भावनाएं, रिश्ते, सपने, सब कुछ। वो एक शिकारी था जो नंबरों और मौकों का शिकार करता था। उसका आलीशान पेंटहाउस शहर के सबसे ऊंचे टावर पर था, जहां से वो नीचे फैली मुंबई को ऐसे देखता था जैसे वो उसकी शतरंज की बिसात हो। लेकिन उस ऊंचाई पर वो निहायत अकेला था। उसकी जिंदगी में लोग थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। एक दिन अद्विक की नजर अपनी बिसात के एक छोटे से मोहरे पर पड़ी। बांद्रा के एक पुराने, घनी आबादी वाले इलाके में एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत। उसकी कंपनी मल्होत्रा ग्लोबल उस पूरी जमीन को खरीदकर वहां मुंबई का सबसे आलीशान रेसिडेंशियल टावर एलिसियम बनाना चाहती थी। सारे कानूनी दांव पेंच पूरे हो चुके थे, सिवाय एक के। उस इमारत की पहली मंजिल पर एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो था, रंगशाला, और उसे चलाने वाली लड़की ईशानी शर्मा उस जगह को खाली करने से साफ इनकार कर रही थी। अद्विक के लिए ये एक मामूली सी रुकावट थी, एक चींटी जो हाथी के रास्ते में आ गई थी। उसने अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया, उस लड़की को पैसे ऑफर करो, 2 गुने, 3 गुने। हर इंसान की एक कीमत होती है, लेकिन ईशानी शर्मा उन लोगों में से नहीं थी। 26 साल की ईशानी की दुनिया अद्विक की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसकी दुनिया में नंबर नहीं, रंग थे। उसकी दौलत पैसा नहीं, बच्चों की हंसी थी। रंगशाला सिर्फ एक स्टूडियो नहीं था, वो उस इलाके के गरीब बच्चों के लिए एक सपना था, एक ऐसी जगह जहां वे अपने सपनों में रंग भर सकते थे। ईशानी ने अद्विक के पैसों के ऑफर को बिना सोचे समझे ठुकरा दिया। हार कर उसने अद्विक मल्होत्रा से मिलने का फैसला किया। कई कोशिशों के बाद उसे 5 मिनट का अपॉइंटमेंट मिला। जब ईशानी मल्होत्रा ग्लोबल के हेडक्वार्टर में घुसी तो उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। सब कुछ इतना साफ, इतना ठंडा, इतना बेजान था। वो अद्विक के ऑफिस में पहुंची, जो किसी फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था। एक तरफ शीशे की दीवार थी, जिसके पार पूरी मुंबई दिख रही थी, और उस शीशे के सामने खड़ा था वो, अद्विक मल्होत्रा। उसने पलटकर ईशानी को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी थी, जैसे वो किसी कीड़े मकोड़े को देख रहा हो। मिस शर्मा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बोलिए, क्या कीमत है आपकी? ईशानी को उसके अहंकार पर गुस्सा आया, लेकिन वो शांत रही। मिस्टर मल्होत्रा, आप हर चीज को खरीद नहीं सकते। वो स्टूडियो सिर्फ मेरा नहीं, उन 20 बच्चों का भी घर है जो वहां रोज आते हैं। उनके सपनों की आप क्या कीमत लगाएंगे? अद्विक हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें मजाक था, रहम नहीं। सपने, मिस शर्मा, सपने वो देखते हैं जिनके पास हकीकत में कुछ नहीं होता। मैं आपको आखिरी बार ऑफर दे रहा हूं, 50 लाख। उस टूटी फूटी जगह के लिए ये बहुत ज्यादा है। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ईशानी ने दृढ़ता से कहा। और वो जगह टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन वहां जिंदगी है, आत्मा है, कुछ ऐसा जो शायद आपकी इन ऊंची इमारतों में कभी नहीं हो सकता। ये कहकर ईशानी दरवाजे की तरफ मुड़ी। 1 मिनट, अद्विक की आवाज ने उसे रोका। तुमने मुझे चुनौती दी है, मिस शर्मा। और अद्विक मल्होत्रा चुनौतियों से हारता नहीं है। 1 हफ्ते में वो जगह खाली हो जाएगी। ईशानी बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में एक डर था। वो जानती थी कि उसने एक बहुत ताकतवर दुश्मन बना लिया है। उस मुलाकात ने अद्विक के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वो जानना चाहता था कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है, उस रंगशाला में ऐसा क्या है,
जिसके लिए वो 50 लाख ठुकरा रही है। अगले दिन वो अपनी मर्सिडीज छोड़कर एक साधारण गाड़ी में उस इलाके में पहुंचा। उसने अपना महंगा सूट उतारकर एक आम सी शर्ट पहन ली थी। वो रंगशाला के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया। अंदर से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। उसने खिड़की से झांका। अंदर ईशानी फर्श पर बैठी थी। उसके कपड़ों पर रंग लगे हुए थे और वो बच्चों के साथ मिलकर एक बड़ी सी पेंटिंग बना रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी, एक ऐसा सुकून था जो अद्विक ने अपने चेहरे पर कभी महसूस नहीं किया था। बच्चे उसे घेरे हुए थे, कोई उसकी पीठ पर चढ़ रहा था तो कोई उससे रंग छीन रहा था। वो डांट नहीं रही थी, वो बस मुस्कुरा रही थी। अद्विक वहीं खड़ा देखता रहा। वो एक ऐसी दुनिया देख रहा था जिसके अस्तित्व से वो अनजान था। यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई डील नहीं थी, सिर्फ जिंदगी थी। उसे पहली बार अपनी दौलत, अपनी पावर, सब कुछ बहुत छोटा और बेमानी लगा। वो कुछ देर वहां रुका और फिर चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। लेकिन उसके दिल और दिमाग की जंग शुरू हो चुकी थी। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब बकवास है, उसे अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसका दिल उस रंगीन दुनिया में कहीं अटक गया था। वापस आकर उसने अपने शिकारी वाले रूप को फिर से अपना लिया। उसने खुद को यकीन दिलाया कि भावनाएं कमजोरी हैं। उसने अपनी लीगल टीम को हुक्म दिया कि वो किसी भी तरह उस जगह को खाली करवाएं। ईशानी ने भी हार नहीं मानी। उसने इलाके के लोगों को इकट्ठा किया, मीडिया में बात की और एक छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की, दो दुनियाओं की बन गई थी। अद्विक को गुस्सा आ रहा था। उस लड़की की वजह से उसका प्रोजेक्ट लेट हो रहा था, उसकी कंपनी की इमेज खराब हो रही थी। उसने फैसला किया कि अब वो प्यार से नहीं, ताकत से काम लेगा। उसने अपने वकीलों से उस इमारत के पुराने कागजात निकलवाए। उसे पता चला कि इमारत के मालिक ने सालों पहले एक बैंक से लोन लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाया था। वो बैंक अद्विक के जानकारों का था। अद्विक ने एक ही फोन कॉल में उस लोन को खरीद लिया। अब कानूनी तौर पर वो उस इमारत का मालिक था। उसने ईशानी को कोई मोहलत नहीं दी। एक शाम जब ईशानी अपने बच्चों के साथ स्टूडियो बंद करके घर जा रही थी, तो उसका दिल बहुत भारी था। उसे पता था कि वो ये लड़ाई ज्यादा दिन तक नहीं लड़ सकती। अगली सुबह जब वो रंगशाला पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टूडियो के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और उस पर मल्होत्रा ग्लोबल का एक कानूनी नोटिस चिपका था। इस संपत्ति पर अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। आसमान में काले बादल घिर आए थे और बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। ईशानी उस बंद दरवाजे के सामने अकेली खड़ी थी। ये सिर्फ एक ताला नहीं था, ये उसके सपनों पर, उन बच्चों की खुशियों पर लगा ताला था। बारिश तेज होती गई और उसके आंसू उन बूंदों में मिलकर बहने लगे। उसे लगा जैसे वो हार गई। अद्विक मल्होत्रा जीत गया था। उसकी ठंडी, बेजान दुनिया ने उसकी रंगीन, जिंदादिल दुनिया को कुचल दिया था। संगीत बेहद उदास और दर्द भरा हो जाता है। बारिश की आवाज के साथ मिलकर एक दिल टूटने का माहौल बनाता है। पार्ट 2, लगभग 3000 शब्द। संगीत एक धीमी, दर्द भरी धुन से शुरू होता है, जो हार और निराशा को दर्शाता है। रंगशाला पर लगा ताला सिर्फ एक इमारत पर नहीं, ईशानी की आत्मा पर लगा था। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अद्विक मल्होत्रा को ये तो नहीं दिखा सकती थी कि उसने बच्चों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। वो उस बंद दरवाजे के सामने पहुंची। इलाके के बच्चे भी वहां जमा हो गए, उनके चेहरे पर मायूसी थी। दीदी, अब हम पेंटिंग कहाँ करेंगे? एक छोटी सी बच्ची ने पूछा। ईशानी ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ फेरा। किसने कहा हम पेंटिंग नहीं करेंगे? उसने अपना झोला खोला
उसमें से कुछ कागज और रंग निकाले। हमारी कला किसी चारदीवारी की मोहताज नहीं है। और वो वहीं उस बंद दरवाज के सामने सड़क के फुटपाथ पर बैठ गई। बच्चे भी उसके चारों तरफ बैठ गए। उन्होंने उस नोटिस वाले दरवाजे को ही अपना कैनवास बना लिया और उस पर अपनी कल्पना के रंग भरने लगे। जल्द ही इलाके के और लोग भी वहां जमा हो गए। किसी ने उनके लिए चाय ला दी तो किसी ने बिस्कुट। वो सड़क एक आर्ट स्टूडियो में बदल गई थी। अद्विक अपने ऑफिस की 35वीं मंजिल से ये सब देख रहा था। उसके असिस्टेंट ने उसे लोकल न्यूज चैनल की लाइव फीड दिखाई। वो देख रहा था कि कैसे ईशानी उस बारिश और कीचड़ के बीच भी मुस्कुरा रही थी। उसकी ये रिजिलियंस, ये ना टूटने वाली हिम्मत अद्विक के अहंकार पर किसी चोट की तरह लग रही थी। वो जिस लड़की को तोड़ना चाहता था, वो तो और भी मजबूत होकर सामने आ रही थी। उसे पहली बार अपनी जीत हार जैसी लगी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे अपने बचपन का एक दिन याद आया। वो भी एक ऐसी ही बस्ती में रहता था। एक दिन तेज बारिश में उसके घर की कच्ची छत टपकने लगी थी। उसकी माँ ने टूटे हुए बर्तनों में पानी को इकट्ठा करते हुए मुस्कुराकर कहा था, देख अद्विक, हमारे घर में भी झरना बह रहा है। उस दिन उसे अपनी माँ की मुस्कान में वही जिद दिखी थी जो आज ईशानी की मुस्कान में थी। सालों बाद आज पहली बार अद्विक मल्होत्रा को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी गाड़ी निकाली और खुद ड्राइव करके उस जगह पहुंचा। वो कुछ दूर खड़ा होकर उस मंजर को देखता रहा। ईशानी बच्चों को सिखा रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। अद्विक ने फैसला किया। वो उससे मिलने गया। उसे अपनी तरफ आता देख ईशानी और बाकी लोग चुप हो गए। ईशानी की आंखों में गुस्सा था। और क्या करने आए हैं आप? क्या ये सड़क भी आपकी है? अद्विक ने कुछ नहीं कहा। वो उसके पास गया और धीरे से बोला, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ईशानी ने मना कर दिया, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ने उसे समझाया, जा बेटी, बात तो सुन ले। ईशानी उसके साथ कुछ दूर एक चाय की दुकान पर गई। बोलिए, उसने रूखेपन से कहा। मैं तुम्हें एक नई जगह ऑफर करना चाहता हूँ। अद्विक ने झिझकते हुए कहा, इससे भी बड़ी, इससे भी अच्छी। सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। ईशानी हंसी, एक व्यंग्य भरी हंसी। क्यों? अचानक इतनी दया क्यों आ गई, मिस्टर मल्होत्रा? क्या आपकी इमेज पर दाग लग रहा है? शायद, अद्विक ने ईमानदारी से कहा। शायद तुम सही हो, लेकिन शायद मैं गलत था। ये 3 शब्द उसकी जुबान से निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ईशानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, ईशानी ने कहा और जाने लगी। प्लीज, अद्विक ने कहा, और इस एक शब्द में इतनी बेबसी थी कि ईशानी के कदम रुक गए। सिर्फ एक मौका, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। ईशानी ने उसकी आंखों में देखा। वहां वो पुराना अहंकार नहीं था। वहां एक अजीब सी कशमकश थी, एक पछतावा था। उसने हाँ कह दिया। अगले कुछ दिन बहुत अजीब थे। अद्विक और ईशानी साथ में नई जगह ढूंढने लगे। वो उसे शहर के सबसे पॉश इलाकों में ले गया, बड़े बड़े स्टूडियो दिखाए, लेकिन ईशानी को कुछ पसंद नहीं आया। मेरे बच्चे यहाँ तक कैसे आएंगे? वो इन बड़ी बड़ी जगहों में असहज महसूस करेंगे। अद्विक को गुस्सा आता, लेकिन वो चुप रहता। इस प्रक्रिया में वो ईशानी को जानने लगा। उसने देखा कि वो कितनी निस्वार्थ है। उसकी हर सोच उसके बच्चों से शुरू होकर उन पर ही खत्म होती थी। और ईशानी ने अद्विक का एक नया रूप देखा। उसने देखा कि इस सख्त बिजनेसमैन के अंदर एक अकेला इंसान है, जिसे शायद कभी किसी ने समझा ही नहीं। एक दिन उन्हें एक पुरानी लाइब्रेरी की जगह पसंद आई, जो बंद हो चुकी थी। वो उसी इलाके के पास थी, बड़ी थी, और उसमें एक आत्मा थी। ईशानी को वो जगह बहुत पसंद आई, लेकिन पता चला कि उस जगह को खरीदने के लिए शहर का एक दूसरा बड़ा बिल्डर, सिंघानिया,
भी बोली लगा रहा है, और वो बोली अद्विक की पहुंच से भी ज्यादा थी। अद्विक के लिए ये एक बिजनेस डील थी जिसे वो हार सकता था, लेकिन अब ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं थी, ये ईशानी के सपनों की बात थी। उस रात अद्विक ने वो किया जो उसने अपने करियर में कभी नहीं किया था। उसने सिंघानिया को वो लाइब्रेरी की डील देने के बदले अपनी कंपनी का एक बहुत ही मुनाफे वाला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया। ये एक बेवकूफ़ी भरा सौदा था जिसमें मल्होत्रा ग्लोबल को करोड़ों का नुकसान था। उसके बोर्ड ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अगले दिन वो लाइब्रेरी के कागजात लेकर ईशानी के पास पहुंचा। ये है तुम्हारा नया रंगशाला, उसने कहा। ईशानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे पता चला कि इस सौदे के लिए अद्विक ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। आपने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। ये तो आपके लिए एक घाटे का सौदा था। अद्विक ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मैंने जिंदगी का एक नया हिसाब सीखा है, ईशानी। कुछ सौदे दिल से किए जाते हैं, दिमाग से नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खरीदा, लेकिन जब मैंने तुम्हें उन बच्चों के साथ खुश देखा तो मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी खरीदी नहीं जा सकती। वो उसके करीब आया। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ और कब हुआ, लेकिन तुम्हारी इस रंगीन दुनिया ने मेरी इस काली सफेद जिंदगी में रंग भर दिए हैं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं हो, ईशानी। तुम वो सुकून हो जिसे मैं हमेशा ढूंढता रहा। ईशानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के थे। उसने धीरे से अपना हाथ अद्विक के हाथ पर रख दिया। कहानी का अंत एक नई शुरुआत थी। रंगशाला एक नई, खूबसूरत जगह पर फिर से खुल गया। बच्चे पहले से ज्यादा खुश थे, और उसका उद्घाटन करने वाला कोई बड़ा मंत्री नहीं, बल्कि उस इलाके के वही लोग थे जो ईशानी के साथ सड़क पर खड़े थे। अद्विक अब वहां अक्सर आता था। वो अब मेहमान नहीं, उस परिवार का हिस्सा था। वो अब भी एक बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन अब वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता था, वो लोगों को भी देखता था। उसने अपनी कंपनी में एक पूरा डिपार्टमेंट शुरू किया जो रंगशाला जैसे छोटे छोटे सपनों को पूरा करने में मदद करता था। एक शाम अद्विक और ईशानी उसी नए रंगशाला की छत पर बैठे थे। नीचे से बच्चों के गाने की आवाज आ रही थी। मैंने सुना है तुम एक बहुत बड़े शिकारी हो, जो किसी भी चीज का शिकार कर सकता है, ईशानी ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। अद्विक ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। शिकारी तो मैं अब भी हूं, उसने कहा, लेकिन मेरा शिकार बदल गया है। मैं एक छोटी सी जमीन खरीदने आया था, लेकिन बदले में मैंने एक पूरी दुनिया जीत ली। उसने ईशानी की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी दुनिया। उनकी नजरें मिलीं, और उस एक नजर में दो अलग अलग दुनियाएं एक हो रही थी, हमेशा के लिए। रंगशाला पर लगा ताला सिर्फ एक इमारत पर नहीं, ईशानी की आत्मा पर लगा था। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अद्विक मल्होत्रा को ये तो नहीं दिखा सकती थी कि उसने बच्चों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। वो उस बंद दरवाजे के सामने पहुंची। इलाके के बच्चे भी वहां जमा हो गए, उनके चेहरे पर मायूसी थी। दीदी, अब हम पेंटिंग कहाँ करेंगे? एक छोटी सी बच्ची ने पूछा। ईशानी ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ फेरा। किसने कहा हम पेंटिंग नहीं करेंगे? उसने अपना झोला खोला, उसमें से कुछ कागज और रंग निकाले। हमारी कला किसी चारदीवारी की मोहताज नहीं है। और वो वहीं उस बंद दरवाज के सामने सड़क के फुटपाथ पर बैठ गई। बच्चे भी उसके चारों तरफ बैठ गए। उन्होंने उस नोटिस वाले दरवाजे को ही अपना कैनवास बना लिया और उस पर अपनी कल्पना के रंग भरने लगे। जल्द ही इलाके के और लोग भी वहां जमा हो गए। किसी ने उनके लिए चाय ला दी, तो किसी ने बिस्कुट। वो सड़क एक आर्ट स्टूडियो में बदल गई थी। अद्विक अपने ऑफिस की 35वीं मंजिल से ये सब देख रहा था। उसके असिस्टेंट ने उसे लोकल न्यूज चैनल की लाइव फीड दिखाई।
वो देख रहा था कि कैसे ईशानी उस बारिश और कीचड़ के बीच भी मुस्कुरा रही थी। उसकी ये रेजिलियंस, ये ना टूटने वाली हिम्मत अद्विक के अहंकार पर किसी चोट की तरह लग रही थी। वो जिस लड़की को तोड़ना चाहता था, वो तो और भी मजबूत होकर सामने आ रही थी। उसे पहली बार अपनी जीत हार जैसी लगी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे अपने बचपन का एक दिन याद आया। वो भी एक ऐसी ही बस्ती में रहता था। एक दिन तेज बारिश में उसके घर की कच्ची छत टपकने लगी थी। उसकी माँ ने टूटे हुए बर्तनों में पानी को इकट्ठा करते हुए मुस्कुराकर कहा था, देख अद्विक, हमारे घर में भी झरना बह रहा है। उस दिन उसे अपनी माँ की मुस्कान में वही जिद दिखी थी जो आज ईशानी की मुस्कान में थी। सालों बाद आज पहली बार अद्विक मल्होत्रा को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी गाड़ी निकाली और खुद ड्राइव करके उस जगह पहुंचा। वो कुछ दूर खड़ा होकर उस मंजर को देखता रहा। ईशानी बच्चों को सिखा रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। अद्विक ने फैसला किया। वो उससे मिलने गया। उसे अपनी तरफ आता देख ईशानी और बाकी लोग चुप हो गए। ईशानी की आंखों में गुस्सा था। और क्या करने आए हैं आप? क्या ये सड़क भी आपकी है? अद्विक ने कुछ नहीं कहा। वो उसके पास गया और धीरे से बोला, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ईशानी ने मना कर दिया, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ने उसे समझाया, जा बेटी, बात तो सुन ले। ईशानी उसके साथ कुछ दूर एक चाय की दुकान पर गई। बोलिए, उसने रूखेपन से कहा। मैं तुम्हें एक नई जगह ऑफर करना चाहता हूँ। अद्विक ने झिझकते हुए कहा, इससे भी बड़ी, इससे भी अच्छी। सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। ईशानी हंसी, एक व्यंग्य भरी हंसी। क्यों? अचानक इतनी दया क्यों आ गई, मिस्टर मल्होत्रा? क्या आपकी इमेज पर दाग लग रहा है? शायद, अद्विक ने ईमानदारी से कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन शायद मैं गलत था। ये 3 शब्द उसकी जुबान से निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ईशानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, ईशानी ने कहा और जाने लगी। प्लीज, अद्विक ने कहा, और इस एक शब्द में इतनी बेबसी थी कि ईशानी के कदम रुक गए। सिर्फ एक मौका, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। ईशानी ने उसकी आंखों में देखा। वहां वो पुराना अहंकार नहीं था। वहां एक अजीब सी कशमकश थी, एक पछतावा था। उसने हाँ कह दिया। अगले कुछ दिन बहुत अजीब थे। अद्विक और ईशानी साथ में नई जगह ढूंढने लगे। वो उसे शहर के सबसे पॉश इलाकों में ले गया, बड़े बड़े स्टूडियो दिखाए, लेकिन ईशानी को कुछ पसंद नहीं आया। मेरे बच्चे यहाँ तक कैसे आएंगे? वो इन बड़ी बड़ी जगहों में असहज महसूस करेंगे। अद्विक को गुस्सा आता, लेकिन वो चुप रहता। इस प्रक्रिया में वो ईशानी को जानने लगा। उसने देखा कि वो कितनी निस्वार्थ है। उसकी हर सोच उसके बच्चों से शुरू होकर उन पर ही खत्म होती थी। और ईशानी ने अद्विक का एक नया रूप देखा। उसने देखा कि इस सख्त बिजनेसमैन के अंदर एक अकेला इंसान है, जिसे शायद कभी किसी ने समझा ही नहीं। एक दिन उन्हें एक पुरानी लाइब्रेरी की जगह पसंद आई, जो बंद हो चुकी थी। वो उसी इलाके के पास थी, बड़ी थी, और उसमें एक आत्मा थी। ईशानी को वो जगह बहुत पसंद आई, लेकिन पता चला कि उस जगह को खरीदने के लिए शहर का एक दूसरा बड़ा बिल्डर, सिंघानिया, भी बोली लगा रहा है, और वो बोली अद्विक की पहुंच से भी ज्यादा थी। अद्विक के लिए ये एक बिजनेस डील थी, जिसे वो हार सकता था। लेकिन अब ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं थी, ये ईशानी के सपनों की बात थी। उस रात अद्विक ने वो किया जो उसने अपने करियर में कभी नहीं किया था। उसने सिंघानिया को वो लाइब्रेरी की डील देने के बदले अपनी कंपनी का एक बहुत ही मुनाफे वाला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया। ये एक बेवकूफ़ी भरा सौदा था, जिसमें मल्होत्रा ग्लोबल को करोड़ों का नुकसान था। उसके बोर्ड ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अगले दिन
वो लाइब्रेरी के कागजात लेकर ईशानी के पास पहुंचा। ये है तुम्हारा नया रंगशाला, उसने कहा। ईशानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे पता चला कि इस सौदे के लिए अद्विक ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। आपने ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। ये तो आपके लिए एक घाटे का सौदा था। अद्विक ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मैंने जिंदगी का एक नया हिसाब सीखा है, ईशानी। कुछ सौदे दिल से किए जाते हैं, दिमाग से नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खरीदा, लेकिन जब मैंने तुम्हें उन बच्चों के साथ खुश देखा तो मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी खरीदी नहीं जा सकती। वो उसके करीब आया। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ और कब हुआ, लेकिन तुम्हारी इस रंगीन दुनिया ने मेरी इस काली सफेद जिंदगी में रंग भर दिए हैं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं हो, ईशानी। तुम वो सुकून हो जिसे मैं हमेशा ढूंढता रहा। ईशानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के थे। उसने धीरे से अपना हाथ अद्विक के हाथ पर रख दिया। कहानी का अंत एक नई शुरुआत थी। रंगशाला एक नई, खूबसूरत जगह पर फिर से खुल गया। बच्चे पहले से ज्यादा खुश थे, और उसका उद्घाटन करने वाला कोई बड़ा मंत्री नहीं, बल्कि उस इलाके के वही लोग थे जो ईशानी के साथ सड़क पर खड़े थे। अद्विक अब वहां अक्सर आता था। वो अब मेहमान नहीं, उस परिवार का हिस्सा था। वो अब भी एक बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन अब वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता था, वो लोगों को भी देखता था। उसने अपनी कंपनी में एक पूरा डिपार्टमेंट शुरू किया जो रंगशाला जैसे छोटे छोटे सपनों को पूरा करने में मदद करता था। एक शाम अद्विक और ईशानी उसी नए रंगशाला की छत पर बैठे थे। नीचे से बच्चों के गाने की आवाज आ रही थी। मैंने सुना है तुम एक बहुत बड़े शिकारी हो, जो किसी भी चीज का शिकार कर सकता है, ईशानी ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। अद्विक ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। शिकारी तो मैं अब भी हूं, उसने कहा, लेकिन मेरा शिकार बदल गया है। मैं एक छोटी सी जमीन खरीदने आया था, लेकिन बदले में मैंने एक पूरी दुनिया जीत ली। उसने ईशानी की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी दुनिया। उनकी नजरें मिलीं, और उस एक नजर में दो अलग अलग दुनियाएं एक हो रही थी, हमेशा के लिए।